Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science, chapter number 2 Federalisms, part number 4. हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे फेडरलिज्म्स. Now we discuss the topic is what makes India a federal country. What makes India a federal country? We have learned in the previous video the features of the federal country. हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक फेडरल कंट्री की क्या क्या फीचर्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और किस प्रकार से हम उसको कह सकते हैं कि ये फेडरल कंट्री है. तो उन जो 7 जो फीचर्स का जो हमने डिस्कशन किया था, जो फेडरलिज्म कंट्रीज की जो फीचर्स थी, उसमें देखते हैं कि जो हमारा कंट्री है इंडिया है, जो हमारा जो इंडिया है वो किस प्रकार से एक फेडरल कंट्री है. फेडरल कंट्री का एक कंस्टिट्यूट करता है, एक उसका यूनियन है, एक संगठन है. कैसे हम कह सकते हैं? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जो वर्ड से मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है आपका सीबीएसई में. डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने वाले कौन कौन से फीचर्स हैं, कि हाउ वी कैन से द इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. तो ये जो सभी जो हमारे जो फीचर्स है, इन फीचर्स के माध्यम से वी कैन से आवर कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, कि हमारा जो भारत देश है एक फेडरल कंट्री है. तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो पुट अप होता है आपके एग्जामिनेशन में, तो उसको आपको किस प्रकार से इसको आपको सेटअप करना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट्स मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री. तो अगर हम प्रीवियस चैप्टर में जाते हैं पावर शेयरिंग वाले चैप्टर नंबर 1 में, तो देखते हैं कि जब एक छोटे से स्मॉल जो कंट्रीज थे जैसे बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे कंट्री में फेडरल सिस्टम को एडजस्टमेंट करना एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, कि जहाँ लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था. जब श्रीलंका और बेल्जियम जैसे कंट्री में फेडरल सिस्टम को, फेडरल गवर्नमेंट को सेटअप करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमारा इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. तो हमारा भारत देश तो एक विशाल देश है, वास्ट कंट्री है. देयर इज द डिफरेंस फिजिकली फीचर्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर एंड द ड्रेसेस, है ना, फूड्स एंड रीजन्स. तो हमारा जो भारत देश है उसमें तो बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, एक बड़ा देश है, जबकि श्रीलंका और बेल्जियम तो एक स्मॉल कंट्री है, और हमारा जो देश है एक बहुत बड़ा है. फिर भी हम हमारे कंट्री के अंदर किस प्रकार से देख सकते हैं कि ये फेडरल कंट्री है. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द आवर कंट्री ऑफ द इंडिपेंडेंस. आप पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा भारत देश किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ 1947 में. ये एक बड़ी दुर्घटना है कि जिसमें जो हमारा कंट्री से जो डिवाइडेशन हो गया रिलीजियस के आधार पर, और भारत और पाकिस्तान बना. तो उसमें काफ़ी जो हमारे जो प्रोविंसेस थी, देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनको किस प्रकार से हमने यूनिट में बांधा और एक कंट्री का निर्माण किया, और फिर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे वे कितने माइंडेड थे, कितने बुद्धिमान थे, कि जिसने सभी जो हमारे पूरे जो इंडिया थे, इंडिया का जो पूरी यूनिट्स को एक में बांधने का और सबकी कल्चर, एजुकेशन सभी को ध्यान में रखते हुए उसको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया ताकि कोई डिस्प्यूट नहीं हो. तो एक बड़ी विचित्र कहानी रही है जिसको हम देखते हैं. इस प्रकार देखते हैं कि इंडिया हैड द इमेज as an independent nation after a painful
पेनफुल एंड द ब्लडी पार्टीशन, कि भारत देश का जो हमारे कंट्री का एक नेशन बना वो बड़ा ही एक दुखदायी भी था, पेनफुल था। क्योंकि दुखदायी इसलिए था क्योंकि कंट्री का डिवाइडेशन हो गया था, बढ़ गया था भारत और पाकिस्तान में ऑन द बिहाफ ऑफ द रिलीजियस, धर्म के आधार पर बढ़ गया था। एंड द ब्लडी पार्टीशन, और इंडिया को इंडिपेंडेंट होने में बहुत सी रक्त रंजित यानी कि रिवोल्यूशंस हुई थी, क्रांतियां हुई थी, चाहे 1857 की रिवोल्यूशन ले या 1942 का क्विट इंडिया मोमेंट्स देखें, ये बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे जिनके बाद में हमको एक स्वतंत्रता मिली। तो कह सकते हैं कि एक दुखदाई और एक रक्त रंजित एक खूनी संघर्ष हुआ, उसके बाद में हमको कहीं ये देश का विभाजन हुआ और बड़ा दुख हुआ देश विभाजन, लेकिन फिर भी हमारा कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ। उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, वे बड़े ही इंटेलिजेंट थे, इसलिए पूरे वर्ल्ड के लोग उनको आज भी मानते हैं और पहले भी मानते हैं कि इंडिया के जितने इंटेलिजेंट पर्सन हैं वे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो हमारा उस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है यूनियन ऑफ स्टेट, जो हमारा कंट्री होगा वे यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, एक राज्यों का एक संघ होगा। जो राज्य हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं, जो पहले हमारे राजाओं के रजवाड़े या देशी रियासतें थी, प्रोविंसेस थी, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया और एक कंट्री बनाया, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स बना। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है, उसमें लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। हमारा जो कंट्री है वो कैसा होगा, हमारा कंट्री यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। उसके बाद बताया द इंडियन यूनियन इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, और हमारा जो कंट्री है उसके अंदर जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है, जो एक संघीय शासन व्यवस्था के जो सिद्धांत है, फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है, उसको क्या करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, उसके ऊपर सिद्धांतों पर चलेगा। लेकिन although there is the not the written anywhere of the India is a federal country, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भारत एक फेडरल कंट्री है। यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स के जो फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट्स होती है, फेडरलिज्म जो सिस्टम होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को हमने अडॉप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है, उसके जो सिद्धांत है उस पर चलते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा कि ये हम फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म कंट्री है। तो एक बहुत बड़ी बात है इसमें। तो इसी प्रकार से देखते हुए कि जो फेडरल जो कंट्री के जो सिद्धांत हमने अडॉप्ट किए, स्वीकार किए, वे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो। मोस्टली द 7 मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म कंट्री, जो एक संघीय शासन व्यवस्था की जो 7 हमने विशेषताएं पढ़ी थी, उनमें से कौन कौन सी ऐसी जो पावर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जिसको हमने उनके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किए और जिससे लगता है कि हाँ कि इंडिया में से फेडरल कंट्री, कि हमारा जो भारत देश है एक फेडरल कंट्री है। तो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। देयर आर द 3 tiers and levels of the government: central government, state government, and panchayat raj government and the municipalities. सबसे पहले बताया कि देयर आर द 3 tiers और लेवल। हमने ये पढ़ा था कि जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द यूनिटी ऑफ द स्टेट्स of the constitutional authority।
हमने पढ़ा जो पावर्स है वे जो बटी हुई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में, तो ये जो फीचर्स है ये हमारे इंडिया के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। जैसे देयर आर द 3 टीयर्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आज भी हमारे कंट्री के अंदर 3 टीयर्स और लेवल्स हैं। कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट्स है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट्स बोलते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स जो हमारे प्रत्येक जो हमारा जो यूनियन जो बना है, यूनियन ऑफ स्टेट जो कंट्री बना है, एक राज्यों का एक स्टेट से मिलकर एक संघ बना है, यूनियन बना है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग गवर्नमेंट्स है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट्स, राजस्थान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। एंड पंचायत और थर्ड लेवल हमारा गवर्नमेंट्स का भी है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम सेल्फ लोकल गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जो पंचायत राज है जो रूरल एरियाज में है, और म्यूनिसिपैलिटीज है हमारे जो शहरीकरण जो क्षेत्र है, जिसमें हम कैसे नगर पालिका और जो नगर निगम है जो बोर्ड बने हुए, इस प्रकार के हमारे 3 टायर्स हैं। जैसा कि तुमने चैप्टर नंबर 1 में पावर सेविंग पढ़ा था कि जो बेल्जियम में भी 3 टायर्स थे, 3 टायर्स और लेवल्स थे। उसमें जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी, और थर्ड थी उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट। जहां वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो हमारे पंचायत गवर्नमेंट्स है या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। तो ये फीचर्स बिल्कुल क्लियर होता है कि जो पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये हमारे कंट्री के अंदर इस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है। इससे हम क्लियर होता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो एक फेडरल कंट्री बनता है। नेक्स्ट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। पर जो ईच लेवल्स ऑफ टायर्स है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का हो, दैट इज कॉल्ड द पंचायत और द म्युनिसिपैलिटीज गवर्नमेंट, उनका अपना अपना जुरिडिक्शन होता है। जुरिडिक्शन होता है अपना क्षेत्राधिकार, अपनी अपनी एक बाउंड्री बनी हुई है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होल कंट्री है, जैसे पूरा अगर इंडिया का देखें तो पूरी जो इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर जो जुरिडिक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को देखें तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की स्टेट की अपनी अपनी बाउंड्री बनी है, जैसे राजस्थान की अलग बाउंड्री है, पंजाब की अलग है, हरियाणा गुजरात की अलग बाउंड्री है, वे अपनी बाउंड्री तक सीमित है। उसी प्रकार से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो है एक रूरल एरिया में एक ग्राम पंचायत का अपना लेवल होता है कि कितना उसमें पॉपुलेशन और कितने ग्राम उसमें सम्मिलित है, और म्यूनिसिपल में उसकी पॉपुलेशन और कितना एरिया उसमें कवर्ड है। तो उसको हम कह सकते हैं कि जुरिडिक्शन मीन्स होता है क्षेत्राधिकार। तो ईच वी कैन से ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वी कैन से ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन, कि प्रत्येक जो हमारा जो लेवल्स है या टायर्स है, जो हमारा गवर्नमेंट का टायर्स है, उसका अपना एक जुरिडिक्शन होगा, एक क्षेत्राधिकार होगा, जिसके ऊपर अपना रूलिंग करेंगे, अपने जो इनकम का रिसोर्स को वे उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये अपना अपना एक जुरिडिक्शन है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड threefold distribution of the legislature powers between the union government and the state government. Thus it contains 3 lists. Next, the constitution clearly, जो हमारा संविधान है, जो रिटेन एक डॉक्यूमेंट्स है, जो संविधान है, क्लियरली प्रोवाइडेड एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन। तो वे उसकी हमारे 3 लेवल्स बने हैं कि जो हमारा संविधान में ऐसा लिखा हुआ है
और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियरली प्रोवाइड किया गया है कि 3-folded डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर पावर, जो हमारी जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं, लेजिस्लेचर में जो विधान, जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, मेकिंग ऑफ द लॉ कहते हैं, कानून बनाने की जो पावर्स है, वे 3 फोल्डर्स में डिवाइडेड है। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर पावर्स बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो यूनियन गवर्नमेंट्स है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट्स मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम भारत सरकार कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी है। दस इज कंटेंस 3 लिस्टेड, तो इसको हम 3 लिस्ट के अंदर जारी कर सकते हैं, सूची कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री को फेडरलिज्म कंट्री बनाने वाला जो अन्य जो सेकंड जो फीचर्स है, नेक्स्ट जो फीचर्स है, उसमें कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से ये बिल्कुल क्लियरली प्रोवाइड किया गया है कि 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर पावर्स है। कुछ हमें पावर्स का है उसको डिवाइड किया गया है, पावर्स को बांटा गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री बनता है। तो कौन कौन सी 3 लिस्टेज हैं, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट का मिलता है उसमें इश्यूज, कि कौन कौन से इश्यूज है जिनके ऊपर गवर्नमेंट उसके ऊपर मेकिंग ऑफ द लॉ, कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून का निर्माण करती है। तो देखते हैं लिस्ट। तो मोस्टली देयर आर द 3 लिस्ट। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 सूचियां हैं, जिसको हम कह सकते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट। यूनियन लिस्ट को जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको संघ सूची, स्टेट लिस्ट को हम कह सकते हैं राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट को कह सकते हैं हम समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो आइए हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। नाउ वी डिस्कस द 1 by 1 लिस्ट। फर्स्ट इज द, जिसको हम कहते हैं लिस्ट नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट लिस्ट है हमारी। फर्स्ट लिस्ट दैट इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लियरली जो प्रोवाइड किया गया है, वो फर्स्ट लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं या संघ सूची कहते हैं। यूनियन लिस्ट को हम हिंदी में संघ सूची कहते हैं। तो अब देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है, या इश्यूज कौन से हैं, कौन कौन से इश्यूज है जो एक यूनियन लिस्ट के अंदर उसको इंक्लूडिंग किया गया है, कंटेंट्स किया है। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल इंपॉर्टेंट। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स कि यूनियन लिस्ट के अंदर वे सब्जेक्ट, वे विषय, वे इश्यूज इंक्लूड है जो नेशनल इंपॉर्टेंट है, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के विषय, पूरे देश के ऊपर जो लागू होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस, पूरे देश के ऊपर जो लागू होते हैं, जो हमारा देश उसके लिए इंपॉर्टेंस है। सच है, कौन कौन से, सच है द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूडिंग किया गया है, ये इश्यूज है। जैसे डिफेंस, डिफेंस मीन्स होता है सुरक्षा, जो हमारी जितनी भी मिलिट्री फोर्स वगैरह है आपके, चाहे उसमें लैंड वाली हो, एयर फोर्स हो, या वाटर वाली हो, या हम कह सकते हैं कि जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सभी जो हमारे डिफेंस है, ये हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं। इनके ऊपर जो लॉ मेकिंग है ओनली यूनियन जो गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। फॉरेन डिफेंस है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले से संबंधित है,
कि एक देश का, हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री से किस प्रकार से हमारे रिलेशनशिप्स होंगे। दूसरे देश से जैसे हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो फॉरेन अफेयर्स होगी, विदेश नीति कह सकते हैं इसको हम, कि एक देश की दूसरे देश से क्या विदेश नीति है, किससे हम अपना फ्रेंड्स करें, सर्किल बनाएंगे, उसको किस प्रकार से उसके ट्रेड करेंगे, ट्रेड के साथ साथ में हम उससे अच्छा रिलेशन बनाएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। किसी भी जहाँ हमारा नेचुरल अपेंडिक्स आता है, प्राकृतिक आपदा का समय आता है, या कोई अन्य कोई इश्यूज बनता है, तो उसमें हम किस प्रकार से उसकी करेंगे। बैंकिंग माने बैंक से संबंधित लेन देन से, तो ये भी हमारा एक नेशनल होगा। ये नहीं है कि राजस्थान के जो बैंक के रूल अलग होंगे और राजस्थान के कैंडिडेट अगर गुजरात में चला जाता है या हरियाणा में जाता है तो वहाँ बैंकिंग रूल चेंज हो जाएंगे, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग भी एक हमारा नेशनल जो इम्पोर्टेंस एक सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कम्युनिकेशन जो हमारे संचार के जो साधन है, और करेंसी जो हमारी मुद्रा है, जैसे रुपया है हमारे देश की मुद्रा जो है उस करेंसी की। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, तो इसके ऊपर जो कानून का जो निर्माण करेगी, उसका कानून का निर्माण करने का जो राइट्स है ओनली किसको है, द यूनियन गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज। जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया है वे इसके ऊपर निर्माण करेगी, उसका कानून का बनाएगी कि क्या इसमें इम्प्लीमेशन करना है, क्या इसमें चेंजिंग करना है, क्या अमेंडमेंट करना है, ये सभी का राइट्स जो है किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट को हम कहते हैं राज्य सूची। स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची तो स्पेशल बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है तो राज्य से संबंधित है। तो इसमें जिस प्रकार से इसके अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो इसमें स्टेट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शामिल इसके अंदर। कौन से, जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस प्रकार से स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इंपॉर्टेंस, जो लोकल जो गवर्नमेंट्स के हम कह सकते हैं, जो उस प्रकार से लोकल जो इश्यूज है हमारे या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो है वे सब्जेक्ट होंगे। जैसे सच एज द, जैसे पुलिस है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस होगी, गुजरात में गुजरात पुलिस है, हरियाणा में हरियाणा पुलिस है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट की अपनी पुलिस होगी, क्योंकि अपने उसका एक स्टेट इंपॉर्टेंस लेवल पर आ गया। तो स्टेट की सिक्योरिटी बनाना है, स्टेट में रूलिंग करना है, उसका ट्रेड, एक स्टेट का अपना अपना संघ व्यापार होगा, किस प्रकार से एक स्टेट दूसरी स्टेट से बिजनेस करेगा या अपने लेवल से करेगा। स्टेट और कॉमर्स है, और एग्रीकल्चर, अगर अलग अलग कंट्री में एग्रीकल्चर के पैटर्न चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि इंडिया का जो, अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखते हैं तो कितना डायवर्सिटी कंडीशंस है, कहीं तो हिमालय माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं डेजर्ट्स है, कहीं कोस्टल एरिया है, कहीं प्लेटूज है। तो सभी क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेम नहीं है, उसकी जो मेजरमेंट्स है उसको भी अलग, जैसे राजस्थान में बीघा, हरियाणा में उसको किला, और यूपी में अलग नाम से जाना जाता है। तो उसके एग्रीकल्चर के जो रूल रेगुलेशंस है वे स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर इम्प्लीमेशन करेगी। इरिगेशन, सिंचाई के साधन भी, कई बार तो वाटर पंप है, ट्यूबवेल है, कई कैनाल्स है, कई रिवर्स फ्लोइंग हो रही है, कई बार रिवर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके ऊपर किस प्रकार से रूल रेगुलेशन बनाएगी गवर्नमेंट, किस प्रकार से रेवेन्यूज उससे कलेक्ट करेगी उसके फार्मर्स को, ये सभी सब्जेक्ट्स है, ये इश्यूज है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूडिंग होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। क्या जो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है, जो हमारी राज्य सूची है, उस राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है, उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का राइट्स किसको होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब देखिए यहाँ पर जब हमारी पावर्स डिवाइडेड हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स को स्पेशल इश्यूज दे दिए गए, सब्जेक्ट दे दिए गए,
कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मेकिंग ऑफ द लॉ करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दी गई कि इसको करें, तो वहाँ पर डिस्प्यूट हो गई, वहाँ कंफ्लिक्ट नहीं होगा, वहाँ श्रीलंका जैसी कंडीशन नहीं होगी। क्योंकि जब सभी को रेस्पेक्ट मिल गया, जब हमारी फैमिली है, कोई परिवार है, और उस परिवार में भी जितने मेंबर्स हैं, अब उन सभी मेंबर्स को अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे और सभी को किसी कार्य में इन्वॉल्व रखेंगे, तो ये परिवार बिल्कुल पीसफुली होगा और अच्छी तरह से चल पाएगा। इसी प्रकार से हमारे कंट्री में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, हमारे संविधान निर्माता वाले इतने इंटेलिजेंट्स थे कि उन्हें इस प्रकार से रूल रेगुलेशंस बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया, जिस प्रकार से हमारा कहीं पर भी फेडरलिज्म नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे कुछ हमारे फीचर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्ट है जो इंडिया को क्या फेडरलिज्म कंट्री बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो पावर्स है उस पावर्स को यानी कि डिवाइड किया गया है, ताकि आपस में कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं हो, डिस्प्यूट नहीं हो, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने मेकिंग ऑफ द लॉ कानून बनाएं और अपने रीजन के या इस बाउंड्रीज वाले क्षेत्र में पॉपुलेशन का वेलफेयर का काम करें। थर्ड है हमारी कॉन्कर्ड लिस्ट। कॉन्कर्ड लिस्ट जैसा कि नेम से कॉन्कर्ड लिस्ट, कंकरेंट जो लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में हम इससे कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इट इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्टेड टू द बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। देखिए इट इंक्लूडिंग जो हमारी कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से इश्यूज इंक्लूडिंग है जिसके ऊपर राइट दिया गया है। तो इट इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसमें कॉमन इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं कि सामान्य रुचि वाले विषय हैं जिनके ऊपर बोथ माने दोनों, कौन सा? यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द अदर नेम इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जिसको हम कह सकते हैं कि बोथ यूनियन गवर्नमेंट और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वे दोनों का समान उसका राइट्स होता है। यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट राइट, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसके ऊपर जो बोथ गवर्नमेंट्स ऑफ द मेकिंग ऑफ द लॉ, जो दोनों ही तरह की जो गवर्नमेंट्स है अर्थात यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर कानून का निर्माण करती है। तो एजुकेशन जैसे हमारी शिक्षा है, शिक्षा से संबंधित, अब जैसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी है पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग अपने स्टेट वाइज अपने सब्जेक्ट्स का चूज करते थे, सिलेबस होता था। और लेकिन एनसीईआरटी है अब ये आ रहा है कि इस सेशन से जो होल कंट्री है पूरे कंट्री से जो एनसीईआरटी ही लागू होगी और स्टेट को अपने जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे लैंग्वेज से संबंधित है उसको यानी कि एक राइट्स दिया गया है। तो एजुकेशन के ऊपर जो लॉ मेकिंग का जो राइट्स है वे दोनों को होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और एक उसको सेंट्रल। एक इंक्लूडिंग सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, जंगल है जैसे हमारे एजुकेशन, फॉरेस्ट, और ट्रेड यूनियंस है, मैरिज एंड अडॉप्शन। मैरिज जैसे शादी से संबंधित है, जैसे फिर शादी से, अडॉप्शन है उत्तराधिकार, सक्सेशन जैसे अडॉप्शन है, जैसे हमारा हम कह सकते हैं कि जैसे अडॉप्ट किया या जिसमें कहते हैं गोद लेना, गोद से लेने, और सक्सेशन उत्तराधिकारी कि किसको कि एक बेटे के बाद में दूसरा पुत्र या पुत्री को उसका जो पैतृक जो संपत्ति है, जो उसके हेरिटेज जो प्रॉपर्टीज है उसका सक्सेशन बनाना, उसका अधिकार। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट है जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेस, ये सभी सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडिंग होते हैं। तो इनको ऊपर कानून बनाने का राइट किसको है? बोथ गवर्नमेंट्स को। बोथ गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉ, बोथ गवर्नमेंट्स मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इस प्रकार से हमारे लिस्ट। तो इसको आपको सब्जेक्ट को लर्न करना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स। ये नॉट ओनली द बेनिफिट ऑफ योर सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी एग्जाम बट इन द कंपटीशन आल्सो द बेनिफिट इन फ्यूचर। न केवल आपके ये 10th क्लास में ही बेनिफिट नहीं होगा कि अभी आपने इसको लर्न किया, ये जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो तब भी आपको लिए बेनिफिट होगा कि इस प्रकार से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आगे इसमें अगर जैसे आगे ट्रेड यूनियन कि ट्रेड यूनियन जो सब्जेक्ट है कौन सी लिस्ट है, कॉन्करेंट से लीजिए। जैसे आगे फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन जो अफेयर्स है वो किस लिस्ट का है, तो आपका यूनियन लिस्ट का है। इसी प्रकार से जैसे स्टेट लिस्ट का अगर हम जैसे देखा जाता है पुलिस देखा जाता है पुलिस, तो स्टेट लिस्ट का पुलिस सब्जेक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द विच इज द लिस्ट, कौन सी लिस्ट का है, तो आपका वो स्टेट लिस्ट का। तो इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है ताकि आपका फ्यूचर में भी ये काम आ सके और इस ईयर भी आपको। फॉर जो हमारे ये सेकंड थी स्टेट, थर्ड थी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, फोर्थ आपकी जो लिस्ट है रेजिडेंशियल लिस्ट जो हमारे अन्य। अब देखते हैं कि ये रेजिडेंशियल लिस्ट जो थी कब इसको बनी रेजिडेंशियल लिस्ट। रेजिडेंशियल जो लिस्ट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे वे बहुत इंटेलिजेंट्स थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंस थे, जिसकी वजह से वे आगे की पहले सोचते थे। तो इसलिए उसके दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया उसका, कि अगर जो सब्जेक्ट लेफ्ट में, दो सब्जेक्ट आर लेफ्ट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब 19 जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन किया गया था आपका कंप्लीट हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया था, तो उस समय जब ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, जो सब्जेक्ट थे उनको डिवाइडेड किया गया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन जो उस समय सब्जेक्ट नहीं थे, तो जो शेष बचे हुए सब्जेक्ट थे, वी कैन से द लेफ्ट और सब्जेक्ट, जो बचे हुए सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट को ये फोर्थ लिस्ट में उसको डाल देना। अर्थात जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, संविधान बना था, निर्माण के समय जो सब्जेक्ट नहीं थे, जो बाद में सब्जेक्ट्स आए, वे बचे हुए सब्जेक्ट को हम फोर्थ लिस्ट में रेजिडेंशियल लिस्ट में डाला था। द लेफ्ट और सब्जेक्ट्स लाइक द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे IT डिपार्टमेंट्स है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, आज सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो आपके मोबाइल TV है, देखो ये जो मोबाइल्स है, ये आज बिना मोबाइल्स के हर व्यक्ति अपने आप को एक अधूरा सा महसूस करता है ना। तो ये जो कंप्यूटर्स है, उस समय कंप्यूटर और जो IT सेक्टर्स थे वे नहीं थे, लेकिन ये जब आए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इन सब्जेक्ट को कौन सी लिस्ट में रखा जाए और इसके ऊपर कानून का निर्माण कौन किया जाए। तो उसमें था कि लाइक द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट द कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ। तो इसमें ये बताया कि इसके ऊपर जो कानून का निर्माण करेगी वे यूनियन गवर्नमेंट्स करेगी। आपकी यूनियन गवर्नमेंट्स मेक द लॉ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है उसके ऊपर लागू। तो ये था हमारा द लेफ्ट और सब्जेक्ट। तो आपके रेजिडेंसी जो लिस्ट है, रेजिडेंसी लिस्ट में वे सब्जेक्ट्स हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ था उस समय सब्जेक्ट नहीं थे, और जो लेफ्ट और द सब्जेक्ट थे उनको बाद में जो जोड़ा गया है वो फोर्थ लिस्ट बनाई है, दैट इज कॉल्ड द रेजिडेंसी लिस्ट। जैसे IT डिपार्टमेंट है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये कम अप द आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यूनियन गवर्नमेंट्स मेक लॉज। तो इस प्रकार से ये हमारी थी रेजिडेंसी लिस्ट। ये जो 3 लिस्ट पढ़ी हमने, यूनियन लिस्ट जिसमें आपने पढ़ा कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है वो उसमें मेकिंग ऑफ द लॉ करती है। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लिस्ट के अंदर केवल हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है
स्टेट गवर्नमेंट्स को राइट्स है किसका, मेकिंग ऑफ द लॉ। और थर्ड हमने पढ़ा कॉन्कर लिस्ट इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं लाइक जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन। तो बोथ गवर्नमेंट यानी कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट्स है दोनों उसमें कानून बनाते। लेकिन किसी कारण से अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है, आपस में थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, तो फाइनली जो पावर्स है वो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट्स को। किसको है? यूनियन गवर्नमेंट्स को। यूनियन गवर्नमेंट का फेडरल्स, तो यूनियन गवर्नमेंट के अंतिम जो निर्णय है वे यूनियन गवर्नमेंट्स को ही माना जाएगा। अगर कंकरेंट लिस्ट के अंदर किसी सब्जेक्ट के प्रति डिस्प्यूट या कंफ्लिक्ट हो जाता है कि भाई इसके ऊपर किसका निर्माण, कानून का निर्माण कौन सी गवर्नमेंट्स करेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो जो अंतिम निर्णय होता है वो यही होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट्स है वे इसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट्स का मेकिंग ऑफ द लॉ। इसलिए वी कैन से द यूनियन गवर्नमेंट इज द पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री। ये कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट है वे हमारे पावरफुल है। क्यों? कि जैसे हमने पावर शेयरिंग उसमें आपने फेडरेशन गवर्नमेंट्स में पढ़े थे 2 टाइप्स में, एक तो आपका था कमिंग टुगेदर फॉर्म्स और एक था होल्डिंग टुगेदर। तो अवर जो कंट्री इज द होल्डिंग टुगेदर, हमारा भारत देश जो है होल्डिंग टुगेदर्स जो फॉर्म्स है उसके अंदर आता है। होल्डिंग टुगेदर्स में आपने पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावरफुल, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वे अधिक पावरफुल है। इसलिए कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें डिस्प्यूट अगर किसी कारण से जाता है तो फाइनली जो आपका जो डिसीजन है वे यूनियन गवर्नमेंट्स का माना जाएगा। और रेजिडेंसी लिस्ट जो आपने भी बताई थी कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बनने के बाद में जो सब्जेक्ट्स आए वे हमारे इसमें लगा, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर IT डिपार्टमेंट्स है जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं वी कैन से आवर कंट्री इज अ मेक ए फेडरेशन कंट्री। तो हमारा भारत देश को ये फैक्टर ऐसे हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि जिससे हमारा भारत देश क्या है, एक फेडरल कंट्री है। इसमें और भी हैं भी जो पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी फीचर्स हैं जिससे वी कैन से आवर कंट्री मेक्स ए फेडरल कंट्री, कि जो हमारा जो कंट्री है वह फेडरल कंट्री का निर्माण होता है उसे। और कौन कौन सी फीचर्स है, जैसे हम देखेंगे हमारे स्टेट की जैसे पावर्स देखेंगे, है ना। पावर्स कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई है, कुछ हमारे यूनियन टेरिटरीज है, कुछ हमारे इसमें जुडिशरी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। और एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।